इस साल पूरे देश ने कई हिस्टोरिक मुद्दों को विटनेस किया है, चाहे वो मुद्दा सेम सेक्स मैरिज से जुड़ा हो या फिर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का हो। हर एक लिया गया फैसला अपने आप में काफी चैलेंजिंग रहा है। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड को अचीव किया है। असल में इस साल सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 52,191 केसेस को डिस्पोज किया है। एक और जहां ये न्यू रिकॉर्ड बन रहे थे, वहीं आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस साल हमने सेंट्रल एजेंसी ईडी और सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई के काफी केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखे हैं। कहने को तो ये दोनों सेंट्रल एजेंसीज इंडिपेंडेंट है, पर अपोजिशन का हमेशा से ये एलिगेशन रहा है कि मोदी सरकार इनका मिसयूज करती आई है। दोनों पक्षों के इसमें अलग अलग व्यूज है। ये बात कितनी सच है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वहीं आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही ईडी और सीबीआई से रिलेटेड केसेस को देखेंगे जिनसे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पूरे साल देखने को मिले हैं, और इन केसेस को लेकर सीनियर लॉयर्स और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्या स्ट्रिक्ट रिमार्क्स रहे हैं, उन पर भी गौर करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली के आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जिसने ईडी और सीबीआई द्वारा किए इनजस्टिस को एक्सट्रीम लेवल तक फेस किया है। सबसे पहले ईडी के चंगुल में फंसे दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जिक्र करेंगे। दिल्ली एलजीवीके सक्सेना और दिल्ली सेक्रेटरी नरेश अग्रवाल द्वारा कंपाइल्ड एक रिपोर्ट के आधार पर न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस सिसोदिया के अगेंस्ट खोल दिया गया, जहां एलजीवीके सक्सेना ने सीबीआई को इसमें जल्द से जल्द प्रूव करने को कहा था। फिर क्या था, सीबीआई ने फौरन कार्रवाई करते हुए मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दिया और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। सीबीआई के बाद ईडी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। ईडी ने फौरन तिहाड़ जेल से ही मनीष सिसोदिया से क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया। ईडी का मानना था कि इस न्यू लिकर पॉलिसी के थ्रू दिल्ली सरकार कुछ गिने चुने लाइसेंसी को ही ह्यूज प्रॉफिट दिलवाना चाहती थी। हालांकि इस बीच कई बार मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बदले बेल लेने की कोशिश की थी, पर लोअर कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सभी ने सिसोदिया द्वारा फाइल बेल को डिनाई कर दिया था। बेबस और बौखलाए मनीष सिसोदिया ने तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की डिमांड की। जस्टिस संजीव खन्ना की हेडेड सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी मामले में दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की और ईडी को इसमें खूब फटकारा। उन्होंने ईडी से पूछा कि क्या उनके पास को अक्यूज्ड के स्टेटमेंट के अलावा कोई दूसरा भी एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का भी मानना था कि ईडी अनड्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जांच में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना के साथ जस्टिस एसवीएन भट्टी शामिल थे, ने ईडी के एक्शन पर भी कई गहरे सवाल दागे। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने ईडी से जब पूछा कि रेसिपिएंट्स ऑफ द प्रोसीड क्राइम आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे में किस कारण से सिसोदिया पर अनड्यू कार्रवाई की गई थी, क्यों नहीं ये कार्रवाई पार्टी के ऊपर की गई। क्योंकि ईडी के अनुसार पीएमएलए के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी एलिगेशन था वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर था। इस केस में मनीष सिसोदिया को किकबैक्स नहीं रिसीव हुई थी, बल्कि पार्टी बेनिफिशियरी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसी बेसिस पर कहा, क्योंकि इसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, तो ऐसे में उसे चार्जशीटेड क्यों नहीं किया गया। एक और जहां सभी को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच मनीष सिसोदिया को राहत देगी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस खन्ना का मानना था कि मनीष सिसोदिया पर जो चार्जेस ईडी ने फ्रेम किए थे, उनमें से एक चार्ज ऐसा था जिसके बिहाफ पर मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की गई थी। Justice Khanna said, however, there is one clear ground or charge in the complaint filed under the PMLA which is free from perceptible legal language and the facts are alleged are tentatively supported by material evidence। हालांकि जस्टिस खन्ना ने इस केस की डिटेल में डीप डाइव करने से खुद को बचाते हुए केवल इस केस में मनीष की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि पीएमएलए का जिक्र हुआ है, तो ऐसे में हमारा विजय मदन लाल केस को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। वही विजय मदन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये अपहेल्ड किया था कि ईडी के पास पीएमएलए के अंडर वेरियस रेंजिंग पावर्स है, इंक्लूडिंग समनिंग इंडिविजुअल्स, कंडक्टिंग सर्चेस एंड सीजर्स, फ्रीजिंग बैंक अकाउंट्स, अटैचिंग एसेट्स एंड मेकिंग अरेस्ट विदाउट अ वारंट। विजय मदन लाल चौधरी एंड ओर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओर्स 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीएमएलए एक्ट की इंटरप्रिटेशन ने इसके इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी की एक लेयर ऐड कर दी है। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को किसी इंडिविजुअल को पीएमएलए एक्ट में प्रोसिक्यूट करने के लिए सेक्शन 21U ऑफ द 2002 एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रोसीड ऑफ क्राइम दिखाने होंगे।
The court highlighted that the mere existence of undisclosed income, regardless of its volume, would not attract the definition of proceeds of crime unless derived from criminal activity related to a scheduled offense. वहीं अगर मनीष सिसोदिया से आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि ईडी और सीबीआई जैसी पावरफुल सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का अगला शिकार दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन रहे हैं। सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने 4.8 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था साल 2022 में। अपने अरेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में बेल प्ली फाइल की थी, लेकिन उनकी बेल प्ली को डिसमिस कर दिया गया था। बेल प्ली की डिसमिसल से परेशान सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां जस्टिस एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच के सामने जैन के काउंसिल नोन लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी नजर आए थे। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, पर जैन कस्टडी में है। सिंघवी सेड दैट Section 45 under PMLA does not apply in the case of Jain, and Jain's arrest under PMLA arrest is a violation of Vijay Madanlal judgment that upheld the enforcement directorate's power. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कहा था that the predicate offence is only on disproportionate assets, and under Section 13(1)(e) there is no predicate offence since his assets remain unchanged and no purchase was made. सिंघवी ने ईडी और सीबीआई दोनों के रिपोर्ट में अलेज्ड मनी के अमाउंट में डिस्पैरिटी का भी कोर्ट को मेंशन किया था। कहीं ना कहीं ये साफ अपीयर होता दिख रहा है कि ईडी और सीबीआई बिना क्लियर ग्राउंड्स के बस एक्शंस लिए जा रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ईडी केसेस के बाद अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के अगले फ्रंट फेसिंग लीडर संजय सिंह की। संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है अंडर पीएमएलए। ईडी ने उन्हें भी पीएमएलए के सेक्शन में बुक करते हुए अरेस्ट किया है। अभी तक हमने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में अपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स के बारे में देखा है। इन्हीं सब पर हुए कार्रवाई से अपोजिशन कहने पर मजबूर हो जाती है कि ईडी और सीबीआई पीएम मोदी के कंट्रोल में है। वो जब चाहे तो अपोजिशन को साइलेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं अपोजिशन के अलावा भी कुछ सीनियर लॉयर्स हैं जिनका मानना है कि ईडी अनड्यू टॉर्चर करती है। ईडी और सीबीआई के एक्शन पर हमला किया है सीनियर लॉयर दुष्यंत दवे ने, जिन्होंने अपने द्वारा लिखे एक आर्टिकल जो कि द हिंदू में पब्लिश किया गया था, में इस बात का मेंशन किया था कि ईडी अपने परव्यू के बाहर जाकर पीएमएलए के सेक्शन का मिसयूज करते हुए सर्चेस करती है। उनका ये भी कहना था कि अपने डोमेन के बाहर जाकर ईडी कई मौकों पर काम करती नजर आई है। वहीं विजय मदन लाल चौधरी के सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट का भी उन्होंने मेंशन किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर दिया है। हालांकि ईडी की अरेस्ट के रिस्पेक्ट में दवे का कहना था कि जुडिशरी ने भी प्रोसीड ऑफ क्राइम के इम्पोर्टेंट फैक्टर के होने की बात कही थी, फिर भी ईडी इसको वायलेट करती नजर आई है। एक और जहां नॉन बीजेपी लेड स्टेट्स में ईडी की प्रॉम्प्ट कार्रवाई देखने को मिलती है जो कि उसके लीगल डोमेन के बाहर है, वहीं दूसरी ओर अदर स्टेट्स में जहां बीजेपी पार्टी में है, वहां माइनिंग के इलीगल होने के बावजूद भी उसमें किसी भी तरह की कोई कार्रवाई शुरू तक नहीं की गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कई ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी तक ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। झारखंड में हेमंत सोरेन पर भी हमने ईडी की कार्रवाई को देखा है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी ईडी फ्रंट फुट पर एक्शन लेती हुई दिखाई दी है। वहीं ईडी पर लेटेस्ट कमेंट की बात करें तो रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल ने ईडी और सीबीआई के एक्शन के ऊपर काफी कुछ कहा है। रिटायर्ड जस्टिस कौल ने ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी द्वारा अक्यूज्ड को बिहाइंड बार्स रखने जाने की प्रोलॉन्ग्ड इंसिडेंट्स पर जमकर फटकारा है। उनका कहना था कि भले ही अक्यूज्ड को सजा मिले न मिले, पर ये जांच एजेंसीज की टेंडेंसी हो गई है टू कीप देम बिहाइंड बार्स। इस बारे में उन्होंने कहा, इट कांट बी दैट वी मे और मे नॉट गेट अ कन्विक्शन, सो लेट्स कीप द पर्सन बिहाइंड बार्स। सो द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग अ पर्सन अंडर कस्टडी इज टू प्रिपेयर अ केस विद इन लीगल पैरामीटर्स, सो यू गेट ऑल द मटेरियल, ही डजंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द ट्रायल एक्सेट्रा, बट इट कांट बी अ प्रोलॉन्ग्ड अफेयर। जस्टिस कौल के अनुसार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा किए ट्रायल में अक्यूज्ड को बेल मिलनी चाहिए, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अक्यूज्ड को जेल में बंद रखना चाहती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये था हमारा आज का टेक ऑन ईडी एंड सीबीआई, जिसमें हमने पूरे एक साल में हुए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आपको बताया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।